हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आर्यस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड पढ़ते रहो बढ़ते रहो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में धातु के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने पहले ही जान चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग उष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट के पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बिना वक्त को बर्बाद किए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि उष्मा उपचार किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि उष्मा उपचार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं तथा एक निश्चित तापमान पर ठंडा करके उस धातु या मिश्र धातु के ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, जिसे उष्मा उपचार कहते हैं। फ्रेंड, इसे सिंपल भाषा में ये कहा जा सकता है कि किसी धातु या मिश्र धातु को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके तथा किसी निश्चित तापमान पर ठंडा करके उसके ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में जो परिवर्तन किया जाता है उसे उष्मा उपचार कहते हैं, यानी कि हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा कि हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि किसी धातु या मिश्र धातु को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके किसी निश्चित तापमान पर उसे ठंडा करके उसके ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में जो परिवर्तन किया जाता है उसे उष्मा उपचार कहते हैं। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है कि धातुओं को मुलायम करने के लिए, जिससे उसे विभिन्न प्रकार के मशीनिंग क्रिया योग्य बनाया जा सके। जी फ्रेंड्स, हार्ड धातुओं को नर्म करके मशीनिंग योग्य बनाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं में कठोरता व सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। जी फ्रेंड्स, किसी भी धातु की हार्डनेस व स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के यांत्रिक गुण, जैसे ब्रिटलनेस, टफनेस इत्यादि में परिवर्तन के लिए। जी फ्रेंड्स, किसी भी धातु के यांत्रिक गुणों यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, टफनेस यानी चिमड़ता इत्यादि में परिवर्तन के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार के लिए। जी फ्रेंड, जब धातुओं के ग्रेन साइज इधर उधर बिखर जाते हैं तो उन्हें सही अवस्था में लाने के लिए यानी ग्रेन साइज में सुधार करने के लिए भी हम लोग उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं पर ठंडी या गर्म अवस्था में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए। जी फ्रेंड्स, जब हम किसी धातु को ठंडी या गर्म अवस्था में कार्य करते हैं तो उसमें आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें दूर करने के लिए भी हम लोग उष्मा उपचार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं में उष्मा प्रतिरोधी, घिसाव प्रतिरोधी तथा संक्षारण प्रतिरोधी गुणों को विकास के लिए। जी फ्रेंड्स, धातुओं में उष्मा प्रतिरोधकता, घिसाव प्रतिरोधकता व संक्षारण प्रतिरोधकता गुणों का विकास करने के लिए। जी फ्रेंड्स, धातुओं में उष्मा उपचार का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है जिससे वो उष्मा प्रतिरोधी बनी रहे, घिसाव प्रतिरोधी बनी रहे व संक्षारण प्रतिरोधी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टील की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो फ्रेंड्स, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसके आंतरिक बनावट में बदलाव आता है, जिससे उसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। स्टील का उष्मा उपचार करते समय निम्नलिखित स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम किसी स्टील को गर्म करते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है, जिससे उसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जब हम किसी स्टील का उष्मा उपचार करते हैं, किसी स्टील की हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्टील में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला बनता है फेराइट। तो फ्रेंड्स, यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है तथा इसकी अंदरूनी बनावट रवेदार होती है। इसका स्ट्रक्चर नर्म व डक्टाइल होता है, इसमें चुंबकीयता का गुण अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, फेराइट स्ट्रक्चर जो होती है यह एक शुद्ध लोहे की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह रवेदार होता है।
इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही नर्म व डक्टाइल होती है तथा इसमें चुंबकीयता का गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, फेराइट स्ट्रक्चर में चुंबकीयता का गुण बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट है सीमेंटाइट। तो फ्रेंड्स, यह फेराइट व कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड व ब्रिटल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने फेराइट स्ट्रक्चर के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सीमेंटाइट। तो फ्रेंड्स, जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है यह फेराइट व कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग फेराइट स्ट्रक्चर का कार्बन के साथ रासायनिक मिश्रण करते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे सीमेंटाइट कहते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाली स्टील बहुत ही हार्ड व ब्रिटल होती है, यानी बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन इसमें भंगुरता का गुण भी बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है पियरलाइट। तो फ्रेंड्स, यह फेराइट व सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। इसमें 87% फेराइट तथा 13% सीमेंटाइट होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर फेराइट व सीमेंटाइट के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग सीमेंटाइट व फेराइट को मिश्रित कर देते हैं यानी मिक्स कर देते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे पियरलाइट कहते हैं, जिसमें 87% फेराइट तथा 13% सीमेंटाइट को मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे पियरलाइट कहते हैं तथा इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है आस्टेनाइट। तो फ्रेंड्स, जब स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके अंदरूनी बनावट में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनती है उसे आस्टेनाइट कहते हैं। इस स्टील में स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी स्टील को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पूरी तरह से चेंजिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे आस्टेनाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर वाली जो स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, यानी इस पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मार्टेनसाइट। तो फ्रेंड्स, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मार्टेनसाइट कहते हैं। यह स्ट्रक्चर हार्ड और भंगुर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बताया कि इसे हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टील को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं तथा जब वो गर्म रहती है उसी अवस्था में उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे मार्टेनसाइट कहते हैं। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर वाली स्टील बहुत ही हार्ड व भंगुर होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है वो है ट्रूस्टाइट। तो फ्रेंड्स, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करते हैं तो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का गुण होता है। यह स्ट्रक्चर वाली स्टील की मशीनिंग क्रिया नहीं की जा सकती। जी फ्रेंड्स, अभी मैंने मार्टेनसाइट के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है ट्रूस्टाइट। तो फ्रेंड्स, जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील है यदि उसे लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी दबाव सहने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाली जो स्टील है उसकी मशीनिंग क्रिया नहीं की जा सकती। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाली जो स्टील होती है उसकी मशीनिंग क्रिया नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सर्बाइट। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में पियरलाइट कम अधिक व सीमेंटाइट कम होता है। इस स्ट्रक्चर को ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त करते हैं। जी फ्रेंड, सर्बाइट स्ट्रक्चर जो होती है यह पियरलाइट व सीमेंटाइट को मिक्स करके बनती है। जी फ्रेंड, जब पियरलाइट व सीमेंटाइट स्ट्रक्चर का जो मिश्रण है वो सर्बाइट स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में पियरलाइट अधिक होता है व सीमेंटाइट कम होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त करते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि स्टील को एक हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं तथा किसी निश्चित तापमान पर निश्चित दर से उसे ठंडा करते हैं, तो उस दर को ही कंट्रोल करके हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे सर्बाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म व ठंडा करना। तो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिकों में आप लोगों ने जाना लोअर क्रिटिकल तापमान व अपर क्रिटिकल तापमान का नाम सुना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें जानेंगे कि लोअर क्रिटिकल तापमान व अपर क्रिटिकल तापमान किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानते हैं लोअर क्रिटिकल तापमान। तो फ्रेंड्स, जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है उसे लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं, जो लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी फ्रेंड्स, लोअर क्रिटिकल तापमान वह तापमान होता है जब हम
किसी स्टील को गर्म करते हैं तो जिस तापमान पर स्टील के आंतरिक बनावट में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है वही लोअर क्रिटिकल तापमान कहलाता है, जो लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देते हैं तो उसके आंतरिक बनावट में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे लोअर क्रिटिकल तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट है अपर क्रिटिकल तापमान। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट पूरी तरह परिवर्तित होकर ऑस्टेनाइट में बदल जाती है उसे अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। यह तापमान स्टील में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, अपर क्रिटिकल तापमान वह तापमान होता है जिस तापमान पर किसी स्टील की अंदरूनी बनावट पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, यानी पूरी तरह से परिवर्तित होकर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होती है जिसमें किसी स्टील को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके उसके आंतरिक बनावट में पूरी तरह से चेंजिंग कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनती है वही ऑस्टेनाइट है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे ऑस्टेनाइट में बदलने की बात कह रहा है। तो फ्रेंड्स, अपर क्रिटिकल तापमान वह होता है कि जिस तापमान पर किसी स्टील की अंदरूनी बनावट पूरी तरह से चेंज हो जाती है वही तापमान अपर क्रिटिकल तापमान कहलाता है, जो कि प्रत्येक धातु की कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि लोअर क्रिटिकल तापमान लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अपर क्रिटिकल तापमान का कोई निश्चित मान नहीं होता। यह धातु में कार्बन की मात्रा के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। तो फ्रेंड्स, लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल तापमान तक स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। जी फ्रेंड्स, यानी लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल तापमान तक स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी स्टील को गर्म करते हैं तो वो लोअर क्रिटिकल तापमान यानी लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब जाता है तथा वो लास्ट स्टेज जिसमें स्टील की अंदरूनी बनावट पूरी तरह से चेंज हो जाती है उसके बीच में स्टील के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजिंग होती है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल तापमान के बीच में स्टील में जो भी चेंजिंग होती है उसके यानी उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में जो भी चेंजिंग होती है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हीट ट्रीटमेंट की अवस्थाएं। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। जी फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट के 3 चरण या 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है गर्म करना यानी कि हीटिंग। जी फ्रेंड्स, इस अवस्था में स्टील को गर्म किया जाता है जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जी फ्रेंड्स, गर्म करना यानी हीटिंग ये पहली अवस्था होती है। इस अवस्था में स्टील को गर्म किया जाता है जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है भट्टी में प्रयुक्त ईंधन पर, स्टील की संरचना पर, भट्टी के चयन पर, जॉब के आकार एवं आकृति पर, समय अंतराल पर व ऊष्मा उपचार की दर पर। जी फ्रेंड्स, इन्हीं निम्न कारकों पर स्टील की हीटिंग निर्भर करती है। नेक्स्ट है सोखना यानी कि सोकिंग। तो फ्रेंड, जब स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसे उसी तापमान पर कुछ समय तक रखा जाता है, इसे ही सोखना या सोकिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसे उसी गर्म अवस्था में कुछ समय तक रखते हैं, तो उस अवस्था को ही सोखना या सोकिंग कहते हैं, जो प्रायः कार्बन व लो एलॉय स्टील के 10 mm मोटाई के लिए सोखने का समय 5 मिनट तथा हाई एलॉय स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए 10 मिनट रखा जाता है। जी फ्रेंड्स, यह जो सोखना या सोकिंग का जो टाइमिंग होता है वो कार्बन व लो एलॉय स्टील के लिए अगर 10 mm मोटाई की कोई जॉब या कोई पार्ट है तो उसे 5 मिनट तक सोकिंग के लिए रखते हैं, तथा हाई एलॉय स्टील की अगर 10 mm की कोई प्लेट, कोई धातु, कोई पार्ट है तो उसके लिए 10 मिनट तक सोकिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्विंचिंग। तो फ्रेंड्स, स्टील को गर्म करने के पश्चात उसे न्यूनतम दर पर ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्विंचिंग कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी स्टील को गर्म करते हैं तो किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित दर से उसे ठंडा करते हैं, उस क्रिया को क्विंचिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्विंचिंग प्रक्रिया में स्टील को ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्विंचिंग माध्यमों का प्रयोग करते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें जो मुख्य क्विंचिंग माध्यम होते हैं वो होता है पहला जल, तेल, वायु, नमक या कास्टिक सोडे का घोल। जी फ्रेंड्स, क्विंचिंग क्रिया में किसी धातु मतलब किसी स्टील को, किसी पार्ट को ठंडा करने के लिए हम लोग निम्न क्विंचिंग माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे जल का करते हैं, तेल का करते हैं, वायु का करते हैं, नमक या कास्टिक सोडे के घोल का करते हैं। तो फ्रेंड्स क्विंचिंग माध्यमों में नमक या कास्टिक सोडे के घोल को ठंडा करने की जो दर होती है वो सबसे तीव्र होती है। यानी नमक या कास्टिक सोडा के घोल में जब हम लोग किसी पार्ट को ठंडा करते हैं तो वो बहुत ही तीव्र गति से ठंडी हो जाती है, जबकि जब हम लोग वायु में उसे ठंडा करते हैं तो उसकी दर जो बहुत ही कम होती है। यानी कि जब हम लोग कास्टिक सोडा या नमक के घोल में किसी पार्ट को, किसी स्टील को ठंडा करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि वायु में करने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि वायु में ठंडा करने की जो दर होती है वो बहुत ही कम होती है। तो फ्रेंड्स प्लेन कार्बन स्टील को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, प्लेन कार्बन स्टील को क्विंचिंग करने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्लेन कार्बन स्टील को ठंडा करने के लिए हम लोग जल का यानी पानी का प्रयोग करते हैं, जबकि मिश्र स्टील को ठंडा करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, एलॉय स्टील को ठंडा करने के लिए हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं, तथा कुछ विशेष प्रकार के एलॉय स्टील होते हैं जिसे वायु में ही ठंडा किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट के लिए फर्नेस। तो फ्रेंड्स हीट ट्रीटमेंट के लिए प्रायः 2 फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को धातु को हाई क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के लिए हम लोग को फर्नेस की आवश्यकता पड़ती है, जिस फर्नेस में हम लोग धातु को गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स यह फर्नेस प्रायः 2 प्रकार की होती है। पहला होता है हर प्रकार की फर्नेस। तो फ्रेंड्स इन फर्नेसों को तेल, गैस या बिजली के द्वारा गर्म किया जाता है। तेल या गैस ईंधन वाले फर्नेस को हीटिंग चैम्बर व ज्वलनशीलता वाले स्थान के साथ बनाया जाता है। बिजली द्वारा ताप देने वाली फर्नेस में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट को प्रत्यक्ष गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हर्थ टाइप की फर्नेस होती है इन्हें तेल, गैस या बिजली के द्वारा गर्म किया जाता है। इस प्रकार की जो फर्नेस होती है इसमें एक हीटिंग चैम्बर व ज्वलनशीलता के स्थान बने होते हैं। तो फ्रेंड्स बिजली द्वारा ताप देने वाली फर्नेस यानी जिस फर्नेस को बिजली द्वारा गर्म किया जाता है उसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट यानी हीटिंग एलिमेंट में जैसे किसी जॉब या पार्ट को रखते हैं वही हीटिंग एलिमेंट होता है, तो उसे प्रत्यक्ष रूप से गर्म करता है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट वाले के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला है बाद प्रकार की फर्नेस यानी बाद टाइप जो फर्नेस होती है इसे प्रायः विभिन्न सॉल्ट जैसे सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इत्यादि के मिश्रण से बनाते हैं। जी फ्रेंड्स इस प्रकार की फर्नेस को बनाने के लिए हम लोग विभिन्न सॉल्ट जैसे साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इत्यादि के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की फर्नेस तेल, गैस या बिजली से गर्म की जाती है। जी फ्रेंड्स इस प्रकार की जो फर्नेस है प्रायः सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आता है एक अच्छी फर्नेस की विशेषता। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक अच्छे फर्नेस की कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है कि इसके चैम्बर के सभी साइडों पर एक समान तापमान होना चाहिए। जी फ्रेंड्स फर्नेस ऐसा होना चाहिए जिसके सभी साइड पे जो तापमान है वो एक समान रहे। नेक्स्ट है कि इसका फ्लेम या ईंधन जाप के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। जी फ्रेंड्स इसका जो फ्लेम है या ईंधन है वो जॉब के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। जी फ्रेंड जब हम लोग किसी फर्नेस को जलाते हैं या हीट करते हैं तो उसमें हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड फर्नेस ऐसा होना चाहिए कि ईंधन सीधे जॉब के संपर्क में ना आए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि जॉब को मोड़ने से बचाने के लिए इसमें जॉब को आश्रय दिया जा सके। जी फ्रेंड्स फर्नेस ऐसा होना चाहिए कि जॉब को मोड़ने से बचाने के लिए उस फर्नेस में जॉब को आश्रय दिया जा सके। नेक्स्ट है कि फर्नेस के तापमान को प्रकट करने के लिए इस पर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि फर्नेस के तापमान को बताने के लिए इसमें एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि फर्नेस कितने तापमान पर है, यानी कि फर्नेस किस तापमान पर हिट है। इसके लिए एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें हीटिंग चैम्बर होना चाहिए जिसमें जॉब को आसानी से रखा हुआ निकाला जा सके। जी फ्रेंड्स एक अच्छे फर्नेस की ये विशेषता है कि उसमें एक हीटिंग चैम्बर होना चाहिए जिस चैम्बर के अंदर हम लोग किसी जॉब को आसानी से रख व निकाल सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्नेस के तापमान की माप। जी फ्रेंड्स जब हम लोग किसी फर्नेस को हीट करते हैं
तो अगर हमें जानना होता है कि फर्नेस कितने डिग्री सेंटीग्रेड कितने तापमान पर गर्म है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्नेस के तापमान को चेक करने के लिए निम्न इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और सेकंड होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। जी फ्रेंड्स, फर्नेस के तापमान को चेक करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर तथा दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। इसे फर्नेस के अंदर डाला जाता है तो फर्नेस के तापमान को गैल्वेनोमीटर के डायल पर प्रत्यक्ष पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार के पायरोमीटर का प्रयोग प्रायः बाथ टाइप फर्नेस के साथ किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो होता है इसमें थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। इस थर्मोकपल के साथ ही गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, जब इस पायरोमीटर को हम लोग फर्नेस के अंदर डालते हैं तो जो फर्नेस का तापमान है वो गैल्वेनोमीटर के डायल पर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा जा सकता है। जी फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर पे एक डायल लगा होता है। जब हम लोग इस पायरोमीटर को फर्नेस में डालते हैं तो उस फर्नेस का जो तापमान है ये डायल पर दिखने लगता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का जो पायरोमीटर होता है यानी कि इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग प्रायः बाथ टाइप फर्नेस के साथ ही करते हैं। जी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का प्रयोग बाथ टाइप फर्नेस के लिए किया जाता है। आगे है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग प्रायः हाई स्पीड स्टील के हार्डनिंग विधि में बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जहां पर तापमान 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जी फ्रेंड, ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग प्रायः हाई स्पीड के हार्डनिंग विधि में प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड, जब हम लोग हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग करते हैं तो उस समय तापमान बहुत अधिक होता है, जहां पर तापमान लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहां पे ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपने शब्द कहना चाहूँगा कि पाना है मंजिल तो उड़ान ऊंचा भरना होगा। जी फ्रेंड्स, पाना है मंजिल तो उड़ान ऊंचा भरना होगा, तरक्की की राहों में कई कठिनाइयों से लड़ना होगा। बढ़ा कदम हौसलों के साथ मंजिल तू भी पाएगा, बढ़ा कदम हौसलों के साथ मंजिल तू भी पाएगा, सबका वक्त आता है तेरा वक्त भी आएगा। जी फ्रेंड्स, सबका वक्त आता है तेरा वक्त भी आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग नए हैं और हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।